हेलो स्टूडेंट्स, यूट्यूब चैनल साधना में आप सबका स्वागत है। बच्चों, आज हम आपकी क्षितिज पुस्तक के पाठ 10 नेताजी का चश्मा के बहुविकल्पी प्रश्न आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। ये 30 क्वेश्चंस आपके लिए हमने तैयार किए हैं। यदि आप इन 30 क्वेश्चंस को बहुत ध्यान से सुनेंगे, समझेंगे, तो पूरा पाठ आपका अच्छी प्रकार से इसमें कवर हो रहा है। फिर किसी भी प्रकार का कोई भी प्रश्न आपका आ रहा है, आप आसानी से उसका समाधान कर सकते हैं। और उम्मीद यह भी मैं करती हूँ कि आपकी परीक्षा में इसमें से अधिकांश प्रश्न आपको मिल जाएंगे। इसलिए आपको बहुत अच्छी तरह से एकाग्रचित होकर इन्हें समझने और सुनने की जरूरत है। फिर भी आप परीक्षा के समय पाठ का रिवीजन जरूर करें, उसको ध्यान से पढ़ें एक एक लाइन को, ताकि आप सारे प्रश्नों का और अच्छे प्रकार से हल कर सकें। अब आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति किसने बनाई थी? ये आपने पाठ में देखा होगा कि नगर पालिका के एक अधिकारी ने कस्बे के चौराहे पर मूर्ति लगाने का सोचा था कि वहां पर सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति लगाई जाए, ताकि बच्चों को भी अपने महापुरुषों से कुछ प्रेरणा प्राप्त हो सके, उसके विषय में जानकारी प्राप्त कर सके। लेकिन नगर पालिका का बजट कम था और मूर्ति की लागत उससे कहीं अधिक आ रही थी। तो वे इस असमंजस में थे कि जो उन्होंने विचार बनाया है उसको किस प्रकार से लगाया जाए। तो अंत में उन्होंने यही सोचा कि यदि हम स्कूल के किसी ड्राइंग मास्टर को मूर्ति बनाने के लिए दे देते हैं तो हमारी लागत के अंदर ही अंदर मूर्ति बनकर तैयार हो सकती है। क्यों? क्योंकि अगर किसी विशेष मूर्तिकार को मूर्ति बनाने के लिए दी जाए तो उसमें खर्चा बहुत अधिक आ रहा था। तो इसलिए आपका ऑप्शन इसमें राइट है, स्कूल के ड्राइंग मास्टर ने सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति बनाई थी। सेकंड है, मूर्ति किस चीज की बनी थी? किससे मूर्ति का निर्माण किया गया था? लकड़ी से, मिट्टी से, तांबे की या संगमरमर की? तो जो मूर्ति चौराहे पर कस्बे के लगाई गई थी वो संगमरमर की बनाकर लगाई गई थी। थर्ड है, मूर्ति में नेताजी कैसे लग रहे थे? ये शब्द बहुत ध्यान से आपको देखना समझना है कि मासूम और कमसिन, धीर गंभीर, क्रोधित और हंसमुख। अब आंसर आपके सामने है कि मासूम और कमसिन कि मतलब कमसिन कहते हैं सुंदर, कि बहुत मासूम चेहरा उनका लग रहा था, बहुत अधिक सुंदर लग रहे थे मूर्ति में। तो ये आपका राइट है, ना कि धीर गंभीर कि बहुत अधिक धैर्य वाले या गंभीर दिखाई दे रहे हो। क्रोधित स्वभाव के भी नहीं दिखाई दे रहे थे, क्योंकि कहीं भी आप देखिए सुभाष चंद्र बोस का यदि कहीं भी आप पोस्टर देखते हैं, कहीं भी मूर्ति देखते हैं, किसी भी मैगजीन में, किसी भी पुस्तक में कहीं भी उनकी फोटो देखते हैं, तो कहीं पर भी सुभाष चंद्र बोस गुस्से में नहीं दिखाई देते, कहीं क्रोध उनके चेहरे पर दिखाई नहीं देता है, या बहुत अधिक चिंता में मग्न हो ऐसा भी वे कभी नहीं दिखाई देते हैं। हंसमुख चेहरा। लेकिन जो आपका राइट ऑप्शन है वो है मासूम और कमसिन, क्योंकि कुछ चीजें ऐसी होती हैं, कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो कि आपके पाठ में अगर दिए गए हैं तो एज इट इज हमें उन्हीं शब्दों को लिखना चाहिए, उन्हीं को छांटने का हमें प्रयास करना चाहिए। बस्ट किसे कहते हैं? बहुत बड़ी मूर्ति, कि कहीं कहीं आप देखेंगे मूर्ति दो तरह की लगी हुई होती हैं चौराहे पर या कहीं पर भी किसी पार्क वगैरह में, कि या तो उसका बहुत छोटा रूप होता है कि केवल टोपी की नोक से लेकर आप देखेंगे कोट के सेकंड बटन तक या फर्स्ट बटन तक होती है, या होती है पूरी बड़ी मूर्ति जो खड़ी हुई दिखाई देती है। तो यहाँ पर उन्होंने पूछा है कि बस्ट किसे कहते हैं? बहुत बड़ी मूर्ति को, क्योंकि बहुत बड़ी मूर्ति नहीं थी जो कस्बे के चौराहे पर लगाई गई थी। बहुत छोटी मूर्ति, छोटी मूर्ति का मतलब है कि जिसकी हाइट कम कर दी लेकिन मूर्ति पूरी बराबर है आपकी, वह भी नहीं थी। सिर से आवक्ष मूर्ति को, कि जो सुभाष चंद्र बोस की जो टोपी है, सिर है, वहां से लेकर कोट का जो सेकंड बटन होता है वहां तक की मूर्ति बनाकर लगाई गई थी। तो बस्ट हम कहते हैं सिर से आवक्ष मूर्ति को। नेताजी की मूर्ति की ऊंचाई कितनी थी? 4 फुट, 3 फुट, 5 फुट, 2 फुट। क्यों? क्योंकि अभी आपको यहाँ बताया था कि सिर से केवल आवक्ष तक की मूर्ति थी, तो उसकी हाइट बहुत ज्यादा नहीं हो सकती है, क्योंकि इतना हिस्सा हमारा छोटा ही होता है, शॉर्ट में ही होता है, तो इसलिए 2 फुट उसकी ऊंचाई थी। तो इस तरह के प्रश्नों को आपको अच्छी तरह से याद रखना है, क्योंकि उसमें आप केवल सोचकर ऐसे ही नहीं लिख सकेंगे। नेक्स्ट है, चौराहे पर मूर्ति किसने लगवाई थी? फिर वही आपका आ गया
ग्राम पंचायत ने, क्योंकि गांव में पंचायत भी होती है, नगर पालिका ने, कलेक्टर महोदय ने या विधायक ने। तो स्टार्टिंग में ही मैंने आपको स्पष्ट किया था कि नगर पालिका के अधिकारी ने ही विचार बनाया था मूर्ति को लगाने का, तो नगर पालिका के द्वारा ही वह मूर्ति उस कस्बे के चौराहे पर स्थापित की गई थी। नेक्स्ट है आपका नेताजी का चश्मा पाठ में कैप्टन कौन था। अब इसमें देखिए पूरी कहानी जो है हमारी कैप्टन के इर्द गिर्द घूम रही है, या जो हालदार साहब हैं या पान वाले, इन तीन पात्रों के ही इर्द गिर्द हमारी पूरी कहानी घूम रही है। अब इसमें कैप्टन कौन है? अब कैप्टन आप देखिए, क्या हालदार साहब कैप्टन है, पान वाला कैप्टन है, चश्मा बेचने वाला कैप्टन है, या अध्यापक है? तो जब आपने पाठ की रीडिंग लगाई होगी तो आपको स्पष्ट हो गया होगा, क्योंकि पान वाले ने हालदार साहब को बताया था कि एक कैप्टन है जो बार बार मूर्ति के चश्मे को बदलता है, तो यानी कि जो चश्मा बेचने वाला व्यक्ति है उसी को कैप्टन कहा जाता है। हालदार साहब को कितने दिनों में कंपनी के काम से कस्बे से गुजरना पड़ता है? हालदार साहब जो व्यक्ति हैं जिन्हें अपने कंपनी के काम से बार बार जाना पड़ता है, तो वो उस कस्बे के पास से ही गुजर कर जाते थे, यानी कि उनका जो रास्ता था जाने का वो कस्बे से होकर जाने वाला काम था। तो वे हर 15वें दिन में, हर 15 दिन में, हर 15 डेज में अपने कंपनी के काम से उस कस्बे के पास से गुजरते थे। तो आपका जो राइट ऑप्शन है ना 14वां दिन है बल्कि 15वां दिन है, 11वां या कुछ नहीं कह सकते, ये तो आपका गलत है। क्यों? क्योंकि राइट आंसर आपका रहा है 15 दिन में, यानी महीने में 2 बार वे उस कस्बे से होकर गुजरते थे अपने कंपनी के काम से जाने के लिए। चश्मे वाला नेताजी की मूर्ति पर चश्मा क्यों लगा देता था? क्या उद्देश्य था उसका चश्मा लगाने का? क्यों लगाता था मूर्ति पर चश्मा? अब आप देखिए, नेताजी के कारण, चश्मे के विज्ञापन के कारण, नेताजी के प्रति सम्मान के कारण, या लोगों का मन रखने के कारण। अब बहुत सारे लोग होते हैं कि क्योंकि वो चश्मा बेचने वाला व्यक्ति था, तो ये भी तो हो सकता था कि उसे बार बार अपने चश्मे का विज्ञापन करना हो, कि कभी उसने गोल फ्रेम वाला चश्मा लगा दिया, कभी उसने चकोर फ्रेम वाला चश्मा लगा दिया, कभी किसी और दूसरे रंग का लगा दिया, तो कभी और किसी रंग का लगा दिया। तो ये भी हो सकता था कि वे उसके विज्ञापन के कारण चश्मा लगाता हो, लेकिन इस पाठ में ऐसा नहीं था। तो चश्मे के विज्ञापन के कारण ये आपका गलत है, नेताजी के कारण। अब इसमें आपने देखा था कि जो स्कूल के ड्राइंग मास्टर ने नेताजी की मूर्ति बनाई थी, तो वो उसने चश्मा नहीं बनाया था, चाहे तो उससे चश्मा पत्थर का बना नहीं मिल रहा था इस कारण हो, या हो सकता है वो चश्मा बनाना ही भूल गया। तो नेताजी का जो चेहरा है वो बिना चश्मे के बहुत अधूरा सा लगता था, अच्छा नहीं लगता था, खालीपन सा उसमें लगता था। तो जो कैप्टन था उसे नेताजी की वह मूर्ति बिना चश्मे के अच्छी नहीं लगती। तो नेताजी के प्रति उसके मन में एक सम्मान की भावना थी कि जिस नेताजी ने देश के लिए अपना सर्वस्व त्याग कर दिया, देश के लिए अपना पूरा जीवन उन्होंने कुर्बान कर दिया, और उन नेताजी की मूर्ति बिना चश्मे के लगाई गई है, तो वह मूर्ति उसको अच्छी नहीं लगती थी। इसलिए नेताजी के प्रति सम्मान होने के कारण ही वह उस मूर्ति पर चश्मा लगा देता था। नेक्स्ट है, वाह भाई खूब, क्या आइडिया है? यह विचार किसके मन में आया कि जब उन्होंने देखा हालदार साहब ने कि पत्थर की मूर्ति पर रियल चश्मा लगा हुआ है, कि मूर्ति तो पत्थर की है और चश्मा असली का लगा हुआ है, तब उनके मन में एकदम से ये आया कि वाह भाई खूब, क्या आइडिया है। यह विचार हालदार साहब के मन में आया था। क्यों? क्योंकि जब वे उस कस्बे के चौराहे से गुजरते थे, मूर्ति को रोजाना देखते थे, तो रोजाना उनको लगता था कि चश्मा परिवर्तित हो जाता है, कभी कोई लगा हुआ है, कभी कोई चश्मा लगा हुआ है। तो इसलिए उनके मन में ये विचार आया था, ना कि जनता के, ना देशवासियों के, ना लेखक के, बल्कि हालदार साहब के मन में आया था। कैप्टन कैसा था? अब उसके व्यक्तित्व के बारे में बताया गया है कि कैप्टन का व्यक्तित्व कैसा था। बूढ़ा, मरियल, लंगड़ा, सभी से। नाम को तो उसको कैप्टन कहते थे, लेकिन वह शरीर से बहुत अधिक बूढ़ा व्यक्ति था। मरियल मतलब कमजोर, बिल्कुल ऐसा था कि जैसे अभी उसके प्राण निकल जाएंगे, बिल्कुल मरियल जैसा था, और लंगड़ा कर भी चलता था। तो ये तीनों ही उसके चरित्र की विशेषताएं थी, ये तीनों उसके व्यक्तित्व में थे। तो इसलिए आपका सही ऑप्शन होगा, सभी सही है। हालदार साहब की कौन सी आदत थी?
क्या आदत थी हवलदार साहब की? पान वाले को कोसने की, मूर्ति को चश्मा पहनाने की, मूर्ति वाले चौराहे पर रुककर पान खाने की, समाचार पत्र पढ़ने की। अब आप देखिए, पान वाले को कोसने की। भाई हवलदार साहब पान वाले को क्यों कोसेंगे? भाई पान वाले से तो उन्होंने उस कैप्टन के विषय में सारी जानकारी प्राप्त की थी कि इस मूर्ति का चश्मा कौन बदलता है, क्या नाम है उस व्यक्ति का, क्यों बदल देता है। तो ये सारी जानकारी उन्होंने स्वयं पान वाले से ही प्राप्त की थी। तो वे पान वाले को कोसने के कारण, कोसने की उनकी आदत थी ऐसा नहीं था, क्योंकि पाठ में कहीं भी ये वर्णित नहीं किया गया है कि हवलदार साहब उस पान वाले को कोसते थे। मूर्ति को चश्मा पहनाने की, अब मूर्ति को चश्मा हवलदार साहब तो पहनाते नहीं थे, वो तो कैप्टन चश्मे वाला पहनाता था, तो ये ऑप्शन भी आपका गलत हो गया। मूर्ति वाले चौराहे पर रुककर पान खाने की, ये हवलदार साहब की आदत थी कि जब भी वे उस कस्बे के चौराहे से गुजरते थे जहाँ पर कि नेताजी की मूर्ति लगी हुई थी, वहीं पर एक पान वाले की दुकान थी, तो वे रोजाना जब भी वहां से जाते थे उस पान वाले की दुकान पर रुककर पान अवश्य खाते थे और उस मूर्ति को देखते थे। तो इसलिए हवलदार साहब की आदत थी मूर्ति वाले चौराहे पर रुककर पान खाने की। तुम मुझे खून दो, नेताजी का यह नारा हमें क्या प्रेरणा देता है? नेताजी ने नारा दिया था, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ये उनका पूरा नारा था। तो इस नारे की जैसे ही याद आती है तो उससे हमें क्या प्रेरणा प्राप्त होती है? तरक्की करने की, कि हमें अपने जीवन में बहुत उन्नति करनी चाहिए, तरक्की करनी चाहिए, ये प्रेरणा हमें मिलती है? नहीं, ये गलत है। खून दान देने की, जैसे रक्तदान देना होता है, खून दान देना होता है, ये एक अच्छी आदत होती है, अच्छी चीज़ है कि जिस व्यक्ति को आवश्यकता है रक्त की, तो हम अपना रक्त दान करके उसकी सहायता कर सकें, उसके प्राणों को, जीवन को बचा सकें, ये एक अच्छा हो रहा है रक्तदान करना। लेकिन इस पार्ट से रिलेटेड आपका ये भी ऑप्शन नहीं है कि तुम देश के लिए अपना खून दो। मेन चीज़ है देश के लिए बलिदान देने की। क्यों? क्योंकि कुछ महापुरुष, कुछ क्रांतिकारी लोग देश को स्वतंत्र कराने के लिए आगे आए थे, अपना सर्वस्व न्यौछावर करने के लिए तैयार थे। तो ऐसे क्रांतिकारी लोगों ने, ऐसे महापुरुषों ने अपना तो जीवन बलिदान किया ही, अपना तो सर्वस्व त्याग कर दिया, लेकिन उन्होंने जनता के लोगों से भी यही कहा था कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। और ये नारा केवल सुभाष चंद्र बोस के द्वारा ही दिया गया था। मतलब हर महापुरुषों ने अपने अलग अलग नारे दिए थे, अपने अलग अलग शब्द कहे थे, लेकिन ये वाला नारा नेताजी के द्वारा कहा गया था। मूर्ति बनाकर पटक देने का क्या भाव है? क्या मूर्ति को बनाकर उसको एक जगह पटक देना ये भाव होता है? पटक देने का शब्द तो यही होता है कि चीज को फेंक देना, लेकिन आप देखिए मूर्ति बनाकर तोड़ देना, कि पहले मूर्ति को बनाओ फिर उसे तोड़कर फेंक दो, तो ये आपका गलत ऑप्शन है। मूर्ति बनाना इसका सही अर्थ नहीं निकल रहा है कि मूर्ति बनाकर पटक दिया, यानी कि मूर्ति को बना दिया, कैसी भी। मूर्ति समय पर बनाना, यहाँ पर जो भाव हमारा निकल रहा है, जो हमारा आशय निकल रहा है, वो यही निकल रहा है कि मूर्ति को समय पर बना देना। मूर्ति बनाकर पटक देने का मतलब कि जो समय आपको दिया गया है काम करने के लिए, उस मूर्तिकार को दिया गया था, उस मूर्तिकार ने, मूर्तिकार कौन सा था? स्कूल का ड्राइंग मास्टर, मूर्तिकार नहीं था वो एक तरह से, लेकिन कला का मास्टर था, वो आर्ट मास्टर, ड्राइंग मास्टर था। उसने समय पर बनाकर उस मूर्ति को दे दिया था, तो इसलिए मूर्ति बनाकर पटक देने का भाव है मूर्ति समय पर बना देना। इस पाठ में पान वाले के चरित्र की प्रमुख विशेषता क्या है? जो पान वाला है, जिससे हवलदार साहब पान लेकर खाते थे और कैप्टन के विषय में जानकारी प्राप्त करते थे, उसकी प्रमुख विशेषताएं पूछिए। धोखेबाज है, चालाक है, गरीब और ईमानदार है, बातों का धनी है। अब आप देखिए, धोखेबाज, किसी को तो वो और धोखा दे नहीं रहा था, उसने कोई ऐसा काम नहीं किया कि जिसमें उसने किसी को कोई धोखा दिया हो, तो ये ऑप्शन आपका गलत है। चालाक, उसके अंदर कोई ऐसी चालाकी भी नहीं कि वो चालाकी से अपने पानों को बेच रहा है या किसी से कोई पैसों को लूट रहा है, कर रहा है, छीन रहा है, तो ऐसी भी चालाकी उसमें नहीं थी। गरीब और ईमानदार, कि एक तरफ वो गरीब हो और एक तरफ ईमानदार हो, बल्कि नहीं, बातों का धनी।
क्योंकि हालदार साहब से जब भी वो बातें करनी शुरू कर देता था और जब भी वे उनसे कैप्टन के विषय में पूछते थे तो वो इस तरीके से बातों को करता था, इस तरह की बातें बनाता था कि हालदार साहब उससे भी प्रभावित होते थे और उससे अधिक जानकारी प्राप्त करना चाहते थे। तो बातें करने की जो कला उसके अंदर है, धनी का मतलब है कला, ये भी एक कला होती है बातें बनाने की, कि काम धाम कुछ मत करो लेकिन अपने बातों से दूसरे को प्रभावित कर लो। तो ये वाली जो कला थी वो उस पानवाले के चरित्र के अंदर थी। नेताजी का चश्मा पाठ के लेखक का नाम क्या था? बच्चों ये चीज आपको हर लेसन में ध्यान में रखना है कि जिस भी पाठ का आप काम कर रहे हैं, ये जो भी पाठ है, तो उसमें या तो लेखक का नाम, या मान लीजिए आपका कोई पैराग्राफ दिया हुआ है उसमें ये भी पूछा जा सकता है कि प्रस्तुत पंक्तियां किस पाठ से ली गई हैं। तो पाठ और पाठ के लेखक का नाम ये आपको अवश्य याद रखना चाहिए, चाहे तो आपका कविताओं में हो और चाहे आपका गद्य के पाठ में। तो यह भी आपसे यही पूछा है, राम वृक्ष बेनीपुरी। राम वृक्ष बेनीपुरी किसके लेखक थे? आपके बाल गोविंद भगत के। स्वयं प्रकाश आपके नेताजी के चश्मे के लेखक हैं। मन्नू भंडारी एक जीवन आपका उसका है, मेरे जीवन का। यशपाल आपका लखनवी अंदाज का है। तो इस तरह से ये तीनों लेखक आपके इसके नहीं है, इसके लेखक आपके स्वयं प्रकाश है। आपका नेक्स्ट है, हालदार साहब ने चीख कर जीप रोकने का आदेश दिया, क्यों जीप रोकने का उन्होंने आदेश दिया? हालांकि वे रोजाना अपनी जीप को वहां रोकते थे, चौराहे पर पान खाते थे, सब कुछ है, लेकिन एक बार जब उन्हें पता चला कि कैप्टन की मृत्यु हो गई है, अब उनके दिमाग में ये बात थी कि जब कैप्टन की मृत्यु हो चुकी है तो अब उस मूर्ति पर चश्मा कोई नहीं लगाएगा, मूर्ति बिना चश्मे के रहेगी। तो इसलिए उन्होंने अपने ड्राइवर से कहा था कि आज उस चौराहे पर मूर्ति को मत, उस चौराहे पर आज जीप को मत रोकना। लेकिन जब अचानक से उन्होंने देखा कि चश्मा उस रूप का ना लगकर सरकंडे का चश्मा उस मूर्ति पर लगा हुआ है, तब उन्होंने अचानक एकदम से अपने ड्राइवर को आदेश दिया जीप को रोकने का। अब देखिए ऑप्शन आपके उसी से हैं, मूर्ति बिना चश्मे की थी कि मूर्ति पर कोई चश्मा नहीं था, क्या उन्होंने इसलिए आदेश दिया था कि जीप को रोक दो? क्या वे उस मूर्ति पर चश्मे को लगाते? नहीं, मूर्ति टूट गई थी, ऐसा भी नहीं था कि मूर्ति तोड़ दी गई हो या टूट गई हो अपना। उनका पान खाने का मन था कि उन्होंने पान खाना बंद कर दिया था जब से उन्हें पता चला था कि चश्मे वाले की मृत्यु हो गई है, अब उस पर कोई चश्मा नहीं लगाएगा, तो वे चौराहे पर नहीं रुकना चाहते थे। लेकिन मूर्ति पर सरकंडे का चश्मा, जैसे ही उन्होंने देखा कि आज मूर्ति पर सरकंडे का, सरकंडा होता है बच्चों एक छोटी छोटी सी जैसे तिनके जैसी खपच्ची की चीज होती है कि बच्चे खेल खेल में उससे चश्मे को बना लेते हैं, जिसमें लाल पीले हरे रंग की पन्नी को लगा लिया जाता है। तो ये काम क्या होता है, एक छोटे बच्चों के द्वारा किया जाता है कि जब वो खेल खेलते हैं, या आपने कई बार देखा होगा कि गांव वगैरह में जो छोटे छोटे मेले वेले लगते हैं तो उसमें भी इस तरह के चश्मे बिकते हैं छोटे छोटे। आजकल के टाइम में तो खैर कम हो गए हैं वे, लेकिन पहले के समय में ऐसा होता था कि खपच्चियों से चश्मे को बनाया और उस पर लाल पीले हरे रंग की पन्नी लगा दी जाती थी। तो ऐसे ही जो छोटे छोटे बच्चे थे उनके मन में भी ये भावना आई कि अब कैप्टन की तो मृत्यु हो चुकी है और मूर्ति उन्हें भी बिना चश्मे के अच्छी नहीं लगती थी। तो फिर कुछ बच्चों ने मिलकर आपस में जो योजना बनाई और उन्होंने एक सरकंडे का चश्मा बनाकर मूर्ति पर लगा दिया। तो जैसे ही उन्होंने हालदार साहब ने देखा कि मूर्ति पर सरकंडे का चश्मा लगा हुआ है तो उन्होंने अपने ड्राइवर को जीप रोकने का आदेश दिया। हालदार साहब को पहले कौन सी बात समझ में नहीं आती थी? कौन सी बात? कि नेताजी का चश्मा क्यों नहीं है। ये बात उन्हें समझ में नहीं आई कि भाई जब नेताजी की मूर्ति किसी ने बनाई है तो उनके चेहरे पे जो चश्मा उनकी सुंदरता को बढ़ाता है, तो वो चश्मा क्यों नहीं लगाया, क्यों नहीं है चश्मा उस पर। नेताजी का चश्मा किसने उतार लिया? कि यदि मूर्ति पर चश्मा बना हुआ था तो ऐसा कौन व्यक्ति है कि जिसने मूर्ति से चश्मे को उतार लिया। नेताजी की मूर्ति के साथ कौन छेड़खानी करता है? कि यदि चौराहे पर किसी मूर्ति को स्थापित किया गया है तो क्या कोई व्यक्ति ऐसा है जो उस मूर्ति के साथ छेड़खानी करता है?
लेकिन नेताजी का चश्मा बार बार बदलता क्यों है? ये भिन्न भिन्न प्रकार के प्रश्न उनके मन में आते थे। तो उनकी समझ में पहले ये बात नहीं आती थी कि आखिर रोजाना जो चश्मा परिवर्तित होता है, कि कभी गोल फ्रेम का, कभी चकोर फ्रेम का, कभी काला, कभी पीला, तो ये वाला चश्मा बार बार क्यों बदल जाता है, यह बात उनके दिमाग में पहले कभी भी नहीं आ पाती थी। हालदार साहब के मन में कैप्टन के लिए कैसे कैसे प्रश्न उठ रहे थे कि जब पान वाले ने उन्हें बताया कि एक कैप्टन है जो चश्मे बेचता है, वह रोजाना इस मूर्ति के चश्मे को बदल देता है। तो जैसे ही ये बात उन्हें पता चली तो उनके मन में भिन्न भिन्न प्रकार के प्रश्न आने लगे। कैसे प्रश्न? इसे कैप्टन क्यों कहते हैं? अगर वो चश्मे बेचता है तो चश्मे बेचने वाले को कैप्टन क्यों कहा जाता है, ये प्रश्न उनके मन में आता था। क्या यही इसका वास्तविक नाम है कि चश्मे वाले को सब लोग कैप्टन कहते हैं? तो हो सकता है कि उसके माता पिता ने वास्तव में उसका नाम कैप्टन रखा हो। तो ये प्रश्न उनके मन में आता था। बेचारे के पास दुकान भी नहीं है। क्यों? क्योंकि वो चश्मे वाला इतना गरीब व्यक्ति था, उसके पास अपनी कोई दुकान नहीं थी। वह एक डंडे पर बहुत सारे चश्मों को लगा लेता था और किसी भी दीवार के सहारे खड़े होकर वह उन चश्मों को बेचता था। अब है क और ख दोनों। क्यों? क्योंकि का भी हमारा सही है और खा भी हमारा सही है, तो इसलिए हमारा सही ऑप्शन होगा क और खा दोनों। नेक्स्ट है आपका, चश्मे वाले को नेताजी की बगैर चश्मे वाली मूर्ति बुरी क्यों लगती थी? अभी देखिए, देशभक्ति के कारण, खालीपन के कारण, सौंदर्य के कारण या नगर पालिका की कोताही के कारण? अब देशभक्ति के कारण, ऐसा तो नहीं है कि देशभक्ति की भावना हमारे अंदर है इसलिए बिना चश्मे की मूर्ति उन्हें अच्छी नहीं लगती थी, इसलिए वो चश्मा लगाता था। खालीपन के कारण, क्यों? क्योंकि नेताजी की मूर्ति चश्मे के बिना खाली खाली लगती थी, अच्छी नहीं लगती थी। तो मेन आपका ऑप्शन है खालीपन के कारण। ये भी नहीं कि नगर पालिका की कोताही, कोताही कहते हैं लापरवाही, कि नगर पालिका के द्वारा जो लापरवाही की गई थी उस मूर्ति को बनाने में, उसके कारण वे मूर्ति उन्हें बुरी लगती थी, ये भी नहीं। और ना ही सौंदर्य के कारण। तो मेन चीज है कि बिना चश्मे के उनकी मूर्ति खाली लगती थी, इसलिए वह उस पर चश्मा लगाता था। हालदार साहब किस बात पर दुखी हो गए? दुनिया के स्वार्थी स्वभाव पर, नेताजी की मूर्ति को देखकर, पान वाले को देखकर, या इनमें से कोई भी नहीं? अब आप देखेंगे कि इसमें कई जगह ऐसा आया है कि पान वाला अपने स्वार्थ से भरी हुई बातें करता है। कितनी बार उसने व्यंग भी किया है नेता उस पे कैप्टन के ऊपर कि वो लंगड़ा है, वो क्या फौज में जाएगा या किस तरह से। तो उन्होंने कहा था कि आजकल की जो कौम है, आजकल की जो जाति है, वो अपना स्वार्थ सिद्ध करने में लगी रहती है, अपने फायदे के विषय में सोचती है। ऐसा हालदार साहब ने पान वाले की बातों को सुनकर अंदाजा लगाया था, सोचा था। तो इसीलिए उन्होंने कहा कि दुनिया के स्वार्थी स्वभाव पर, कि पान वाला जो स्वार्थ के वशीभूत होकर बातें कहता था, तो उसी के वश पर होकर वे दुखी हो जाते थे कि ऐसी स्वार्थी बातें इंसान क्यों कहता है, जबकि वो तो अपनी देशभक्ति के कारण, नेताजी के प्रति सम्मान की भावना होने के कारण उस पर चश्मा लगाता था। तो नेताजी की मूर्ति को देखकर तो कोई दुखी नहीं होगा, वैसे ही गलत है आपका। पान वाले को देखकर वे दुखी क्यों होंगे? उनसे कोई ऐसा मतलब नहीं है। तो ये तीनों ऑप्शन जब आपके गलत हैं तो सही आपका है दुनिया के स्वार्थी स्वभाव पर। हालदार साहब को क्या अच्छा नहीं लगा? नेताजी का चश्मा पहनना, देशभक्त का मजाक उड़ाना, पान वाले का रूखा व्यवहार, या सभी सही है? अब आप देखिए, हम सभी सही क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि नेताजी का चश्मा पहनना किसे अच्छा नहीं लगेगा। जब ये एक आंसर हमारा रॉन्ग आ रहा है तो इसलिए हमारा फोर्थ भी रॉन्ग हो गया। तो ये तो आपके दोनों हो ही नहीं सकते। अब हमारे पास बचे दो ऑप्शन, कि देशभक्त का मजाक उड़ाना, क्योंकि पान वाला बात बात पर कैप्टन चश्मे वाले का मजाक उड़ाता था, उसके व्यक्तित्व को लेकर मजाक उड़ाता था, क्योंकि एक तरफ तो उसको कैप्टन कहा जाता था, दूसरी तरफ वो उसको लंगड़ा कहता था, मरियल कहता था, बूढ़ा कहता था कि हाँ ऐसा मरियल व्यक्ति, ऐसा लंगड़ा व्यक्ति क्या फौज में जाएगा। क्योंकि हालदार साहब ये सोचते थे कि हो सकता है वो नेताजी का कोई साथी रहा हो, या हो सकता है वो हिंद फौज का कोई व्यक्ति ऐसा रहा हो जिसके कारण उसको कैप्टन कहा जाता हो। लेकिन पान वाला उसकी भिन्न भिन्न प्रकार की बातों से मजाक उड़ाता था, तो एक देशभक्त का मजाक उड़ाना हालदार साहब को अच्छा नहीं लगता था। कैप्टन मर गया में कैप्टन प्रतीक है। किसका प्रतीक है? एक सैनिक का, एक वीर और साहसी का,
एक देशभक्त नागरिक का, एक रौबदार अफसर का। अब एक सैनिक का, क्योंकि वो सैनिक तो था नहीं, कैप्टन, कैप्टन तो एक वो चश्मा बेचने वाला था, तो ये आपका गलत है। एक वीर और साहसी का, वीर और साहसी व्यक्ति भी सैनिक होता है या ऐसा व्यक्ति होता है कि जो अपनी वीरता से, अपने साहस के बल पर और कोई महान कार्य करता है, तो वीर और साहसी भी ऐसा नहीं था। एक देशभक्त नागरिक का, जो चश्मे वाला था, कैप्टन था, वो एक देशभक्त नागरिक था जो कि नेताजी के प्रति सम्मान की भावना होने के कारण उस पर चश्मा बदल दिया करता था। हालदार साहब किस आदत से मजबूर थे? चौराहे पर आते ही मूर्ति को देखना, हर समय पान चबाना, नेताजी की मूर्ति को माला पहनाना या गाड़ी तेज चलाना। अब आप देखिए, ये तो राइट ऑप्शन है, बाकी हम देख लेते हैं कि क्या उसमें से भी कोई और ऑप्शन आ सकता है। हर समय पान चबाना, हर समय पान कौन चबाता था? पान वाला, कि उसका एक पान खत्म नहीं होता था, दूसरा पान वो अपने मुंह में फिर से ठूस लेता था, जिसके कारण उसकी बत्ती सी भी काली पीली हो चुकी थी। तो हर समय पान चबाना भी नहीं था कि वे उस आदत से मजबूर हों। नेताजी की मूर्ति को माला पहनाना ये भी नहीं था कि जब भी हालदार साहब आए तो वे आकर नेताजी की मूर्ति को माला पहनाते हों, ये भी आपका गलत है। गाड़ी तेज चलाना, गाड़ी उनका ड्राइवर चलाता था, वे स्वयं नहीं चलाते थे, तो गाड़ी चलाना भी आपका गलत ऑप्शन हो गया। सही ऑप्शन आपका रहा है कि जब भी वे उस चौराहे पर आते थे तो तभी मूर्ति की ओर उनकी नजर चली जाती थी और वे उसके सामने नतमस्तक हो जाते थे। पान वाले ने कैप्टन के बारे में कहा, वो लंगड़ा क्या जाएगा फौज में, इस कथन में निहित है। कौन सा भाव निहित है? चश्मे वाले की शारीरिक स्थिति को बताना कि वो शारीरिक रूप से लंगड़ा है, कमजोर है, ये स्थिति बताना, या चश्मे वाले की शारीरिक स्थिति पर घोर व्यंग करना। उसने एक कमेंट करा था, एक व्यंग करा था कि एक तरफ तो वह कह रहा है कि वो लंगड़ा है और दूसरी तरफ उस पर ये व्यंग कर रहा है कि वो लंगड़ा क्या जाएगा फौज में, तो ये किसी के ऊपर व्यंग करने वाली बात है। चश्मे वाले की शारीरिक स्थिति और उसकी विवशता को बताना। ठीक है, अगर मान लीजिए चश्मे वाले की स्थिति ऐसी थी शारीरिक, लेकिन उसकी विवशता तो नहीं थी ऐसा, जो है चश्मे वाले को चश्मा बेचने लायक ही समझना कि वो व्यक्ति केवल चश्मे बेचने लायक है, बाकी देश के लिए किसी के लिए वह कुछ और नहीं कर सकता। तो मेन चीज है यहाँ पर कैप्टन चश्मे वाले के ऊपर उस पान वाले ने व्यंग किया था, तो यही हमारा सही उत्तर है। फोटो वोटो छपवा दो उसका कहीं, पान वाला इस कथन से क्या प्रकट कर रहा है? जब बार बार हालदार साहब उसके विषय में कोई बात करते थे या जो भी उससे पूछते थे, तो उस समय अचानक से कैप्टन चश्मे वाला सामने से आ जाता है। ठीक है, कि जिस समय हालदार साहब पान वाले से उसके विषय में सारी जानकारी ले रहे थे, तभी अचानक से चश्मे वाला सामने आ जाता है। तो उस समय पान वाले ने हालदार साहब से कहा, फोटो वोटो छपवा दो उसकी कहीं, यानी कि क्या है, कैप्टन को प्रसिद्धि दिलवाना कि जो कैप्टन मूर्ति को चश्मा पहना रहा है कि उसकी फोटो छपवा कर उसको प्रसिद्ध करवा दो। ये कैप्टन को पुरस्कृत करवाना कि उसको समाज के द्वारा या देश के महान लोगों के, बड़े लोगों के द्वारा किसी से कोई पुरस्कृत करवा दिया जाए, उसे पुरस्कार मिल जाए कि कितना महान कार्य कर रहा है, नेताजी की मूर्ति पर चश्मा लगाकर। कैप्टन के बारे में बातें करने की अनिच्छा प्रकट करना। मेन जो भाव हमारा इसमें प्रकट हो रहा है कि जब वो देख रहा है कि सामने से कैप्टन आ रहा है, तो उसकी इच्छा नहीं हुई कि वो और अधिक बातें हालदार साहब से करे, तो उस समय अपनी अनिच्छा प्रकट करने के लिए कि और बात ना करने की इच्छा ना होने के कारण ही उसने कहा कि फोटो वोटो छपवा दो उसकी कहीं। नेक्स्ट है आपका, हालदार साहब की आंखें क्यों भर आई? कैप्टन के मर जाने की बात सोचकर, कि जब उन्हें पता चल गया था कि कैप्टन की मृत्यु हो गई, तो अचानक उनकी बात सोचकर, मर जाने की बात सोचकर उनकी आंखें भर आई। आंखों में गिर जाने के कारण, अब किसी की आंख में कुछ गिरेगा तो पानी निकलेगा, वो एक अलग चीज होती है, लेकिन आंखें भराना, आंखें भराने का मतलब होता है किसी की द्रवित कर देने वाली बात से द्रवीभूत होकर, दुखी होकर आंखें भर आना। बच्चों के अंदर उत्पन्न देशभक्ति की भावना को देखकर, देखिए उसकी मृत्यु की बात सुनकर उनकी आंखें नहीं भरी थी, उनकी आंखें तब भरी थी जब उन्होंने देखा कि सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति पर बच्चों के द्वारा बनाया हुआ सरकंडे का चश्मा लगा।
तो उनके मन में ये भावना आई कि आज जो बच्चे हैं वो कल देश का भविष्य होंगे। तो आज छोटे छोटे बच्चों के अंदर भी अपने देश के महान पुरुषों के प्रति कितना मान सम्मान है, कितनी देशभक्ति की भावना है कि उन्हें वो मूर्ति बिना चश्मे के अच्छी नहीं लगी और उन्होंने अपने छोटे छोटे हाथों से सरकंडे का चश्मा बनाकर उस मूर्ति पर लगा दिया। तो यह बात देखकर, उनकी देशभक्ति की भावना को देखकर हालदार साहब की आंखें भर आई थी, यानी कि खुशी के आंसू उनकी आंखों में छलक आए थे। हालदार साहब के लिए कौन सी बात चकित और द्रवित करने वाली थी? मूर्ति बनाने वाला कस्बे का अध्यापक था, क्या ये चकित और द्रवित करने वाली थी कि ये आश्चर्य की बात है कि एक मूर्तिकार से ना बनवाकर एक ड्राइंग मास्टर से मूर्ति बनवाई गई है? और लेकिन द्रवित करने वाली, दोनों जो शब्द हमारे दिए गए हैं तो उससे हमारा एक ऑप्शन पूरी तरह से पर्याप्त नहीं है। मूर्ति बहुत सुंदर थी, ये चकित और द्रवित करने वाली बात हो ये भी नहीं है। फिर है आपका मूर्ति बहुत थोड़े समय में बना दी गई थी। मेन आपका है मूर्तिकार नेताजी का चश्मा बनाना भूल गया। ये उनके लिए एक आश्चर्य की बात भी थी और ये द्रवित करने वाली बात भी थी, द्रवीभूत करने वाली बात थी कि ऐसा कैसे हो सकता है कि जिस नेताजी ने अपना पूरा जीवन देश के लिए कुर्बान कर दिया, उस के लिए एक चश्मा बनाना ही मूर्तिकार भूल गया। ये उनके लिए आश्चर्य और द्रवीभूत करने वाली बात थी। हालदार साहब को कौन सा आइडिया अच्छा लगा? मूर्ति लगवाने का, मास्टर से मूर्ति बनवाने का, मूर्ति पत्थर की, चश्मा असली, या प्रतिदिन नया चश्मा लगाना। अब आप देखेंगे मूर्ति लगवाने का आइडिया अच्छा लगा। वो ठीक है कि मूर्ति लगाना एक अच्छी चीज है, ताकि हमारी आने वाली पीढ़ी भी इन महापुरुषों के विषय में जब मूर्ति को देखेंगे तो अपने माता पिता से है या अपने अन्य साथियों से पूछेंगे कि ये मूर्ति किसकी है, क्यों लगी है, इन्होंने देश के लिए क्या कार्य किया है। तो उन मूर्तियों को देखकर कुछ ना कुछ प्रेरणा तो मिलती है बच्चों को। लेकिन कौन सा आइडिया पूछा गया है, तो ये हमारा पूर्ण रूप से पर्याप्त आंसर नहीं है। मास्टर से मूर्ति बनवाने का ये आइडिया भी अच्छा नहीं लगा कि ठीक है मूर्तिकार नहीं बना रहा है तो मास्टर से बनवा दिया। मेन आपका है कि मूर्ति तो पत्थर की बनी हुई है, लेकिन उस पर चश्मा असली लगाया गया, रियल लगाया गया। तो ये आइडिया उन्हें बहुत अच्छा लगा कि चलो अगर कोई कमी मूर्ति में रह भी गई ड्राइंग मास्टर के द्वारा, तो उस कमी को एक चश्मे वाले ने पूरा कर दिया। तो ये आइडिया उन्हें बहुत अधिक अच्छा लगा। नेताजी का चश्मा पाठ का मूल भाव क्या है? मेन चीज इसमें क्या बताई जा रही है? देशभक्ति, कि हर व्यक्ति के अंदर देशभक्ति की भावना होनी चाहिए। मेन मूल भाव पूरे पाठ का हमारा यह है, ना कि सामाजिक भाव, राजनीतिक जागृति या मूर्ति कला की प्रशंसा, ये नहीं। मेन चीज इसमें पूरे पाठ के अंदर देशभक्ति की भावना को ही उजागर किया गया है, उसको ही बताया गया है। बच्चों, आशा करती हूँ कि इन 30 प्रश्नों के माध्यम से आपको पूरा पाठ अच्छी प्रकार से स्पष्ट हो गया होगा, क्योंकि प्रश्नों के माध्यम से भी मैंने आपको एक तरह से पूरे पाठ का जो सार है, सारांश है, वो इसके अंदर आपको बता दिया है। यदि अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बच्चों जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने अन्य साथियों को भी, जरूरी नहीं है कि अपने विद्यालय के साथी हों या अपने दूसरे विद्यालय के साथी हों, दूसरे स्कूल के बच्चे, इधर उधर के बच्चे जहाँ भी हैं, जो अधिक से अधिक लाभान्वित हो सकें इस वीडियो से, उनको इसको शेयर करना मत भूलिए। धन्यवाद।